होगा। अभी तक अजय लटना मेरा राष्ट्रीय आंदोलनों में या स्वतंत्रता आंदोलन में जिनकी भूमिका की चर्चा होती थी या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जिक्र होता था, तो उनमें से अधिकांश नेता ही होते थे। या जितने भी आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जानते हैं, जिन्होंने इतिहास में पढ़ा है, वे सभी किसी न किसी राजनीतिक दल के प्रमुख सदस्य रहे हैं। आज इस कार्यक्रम के बाद आप लोगों को मालूम होगा कि इस आजादी के लिए न केवल उन राजनेताओं ने, उन शहीदों ने महत्वपूर्ण कार्य किया, किंतु इस राष्ट्र के वैज्ञानिकों ने भी इस महते आंदोलन में अपनी महती भूमिका निभाई है। उन्हीं में से एक हैं डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, जिनका नाम आपने सुना होगा और आप सभी विज्ञान के विद्यार्थी हैं, इसलिए BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बॉम्बे और RRCAT राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर को जानते होंगे। ये दोनों ही उपक्रम डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आते हैं और देश के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, और उनके अंदर जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं वे सभी एक महत्वपूर्ण योद्धा की तरह अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उन सभी राष्ट्रीय सेवकों को बारंबार प्रणाम है और आज उनमें से कुछ हमारे समक्ष उपस्थित हैं। मैं उनका इस महत्वपूर्ण महाविद्यालय जो 131 वर्ष पुराना है, उसमें हृदय से स्वागत करता हूं और उन सभी अतिथियों से, मंचासीन अतिथियों से निवेदन है कि इस कार्यक्रम के शुभारंभ में वे मां सरस्वती को माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करेंगे और साथ ही हमारे होने वाले फिजिक्स के बड़े विद्वान अनारता, स्वाति, वैशाली और अनुप्रिया ये मां सरस्वती के चरणों में अपना वंदन प्रस्तुत करेंगी। मैं इन चारों विद्यार्थियों को बुलाता हूँ कि वे मां सरस्वती की वंदना करें और अतिथियों से अनुरोध है कि वे मां सरस्वती को माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करें। दूसरे छोड़ के यही कर लोगे
यहाँ से पूरा पूरा आ रहा है ना सर? बताओ कैसा भर भर के आ रहा है है ना, वो पूरे सब लोग आना चाहिए। आगे चलो, आगे चलो। ये एक मिनट ये जूम करें, घटेंगे वहाँ आगे रहता है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आगे और आगे यहाँ साइड में खड़े हैं। बैठ के सकते हैं। अतिथियों का भारतीय संस्कृति की बैठ जाऊँ? अरे दीदी आपको बाहर भी देते हैं और इसमें आवाज जा रही है। परंपरा है। तो मैं हमारे संस्था के प्राचार्य डॉक्टर विवेक देश से अनुरोध करता हूं कि वे आज के डॉक्टर अनिल पुंडलिक साहब का पुष्पगुच्छ से स्वागत खड़े होकर ले सकता, आगे पीछे जा जाके सिर्फ फोटो ले सकते। भौतिकी विभाग के विभागाध्यक्ष, कर्मठ कार्यकर्ता, भौतिकी के प्रकांड विद्वान डॉक्टर जीडी गुप्ता से अनुरोध है कि वे हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेश जी आर्य का पुष्पगुच्छ से स्वागत करते हैं। डॉक्टर बीवीएस मूर्ति, जिनका इस कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण योगदान है और विज्ञान भारती ने महाविद्यालय से उनको सीधे ही इस कार्य के लिए चुना था, तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे हमारे सबके प्रिय और भौतिकी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर जीडी गुप्ता का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। हमारे एक और ऊर्जावान भौतिकी के प्राध्यापक इस महाविद्यालय में जो अभी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, सभी प्रशासकीय दायित्व उनके ऊपर है। एकेडमिक दायित्व के अलावा ऐसे हमारे कर्मठ डॉक्टर आर.सी. दीक्षित से अनुरोध है कि वे संस्था के प्राचार्य डॉक्टर रईस का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिनके सम्मान में, जिनके भारत के आजादी के महोत्सव में 75वां जो अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है, उसके अंतर्गत उनके द्वारा किए गए भारत के प्रति सेवा कार्यों को याद करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम SGSITS जो इंदौर का एक प्रमुख संस्थान है से 29 अक्टूबर से शुरू हुआ था। वहां पर एक विज्ञान ज्योति यात्रा निकली थी। अगले दिन हम लोग सभी DAVV विश्वविद्यालय, DAVV या देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में IUC में उनके सम्मान में एक कार्यक्रम हुआ था। तीसरा कार्यक्रम एमरल्ड हाइट स्कूल में हुआ। चौथा कार्यक्रम शासकीय होटल विज्ञान महाविद्यालय इंदौर में आज है। कल का कार्यक्रम IIT इंदौर में है और 4 तारीख को समापन कार्यक्रम और पूरे दिन का कार्यक्रम RR गेट इंदौर में है। तो आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर भाभा साहब के चित्र का अनावरण करने हेतु मैं मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करता हूं कि वे डॉक्टर भाभा साहेब का चित्र अनावृत करें।
सक्सेना जो RRCAT में साइंटिफिक ऑफिसर है, मनोज सक्सेना जी, उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे अतिथि परिचय मंच पर डॉक्टर सक्सेना। My name is Dr. Manoj Patel, President in RRCAT. Thank you for inviting me to have to present a brief introduction to our today's speaker, Dr. Rajesh Adya. Dr. Adya graduated from IIT Indore in 1985 and subsequently acquired Master of Engineering degree from Indian Institute of Science, Bangalore. During the period of 1985 to 1988, he served with Space Application Center ISRO, Ahmedabad as scientist and worked on INSAT-2. In 1988, he joined Rajaramana Center for Advanced Technology, which is popularly known as RRCAT, the Department of Atomic Energy as scientific officer. He has been involved in the indigenous development of various power supplies for high power railways, which are extensively being used for cutting and welding applications in Indian nuclear reactors. He has over 150 applications to his credit. He is recipient of Group Achievement Award from Department of Atomic Energy, Professor F.N. Mohdwala Medal at IISc Bangalore, and ISC National Award. Currently, he is serving as Head Laser Electronic Division and Chairman of the Committee of AE at RRCAT Indore. Yes. Thank you. Now I will present a brief introduction to our speaker, Anil Pundalik. Anil Pundalik graduated from Government Engineering College, Jabalpur in 1986. He acquired MTech degree from School of Energy and Environment Studies, DAVP Indore. In the final year of graduation at Jabalpur, he got selected to the campus interview in L&T ECC. During his tenure in L&T, he worked at various sites, including kilovolt switchyard and 2,500 megawatt superthermal power station NTPC Korba and railway electrification project at Lalitpur. He joined Department of Atomic Energy as scientific officer C in April 1988 and subsequently through direct promotion he reached the level of scientific officer H. He has been involved in setting up electrical power station, substations and laboratory buildings including the Indus 1 and Indus 2 of RRCAT and Agriculture Radiation Processing Facility ARPF at RRCAT Indore. He has worked on the construction projects of Homi Bhabha Cancer Hospital and Research Center, which is popularly known as HRC, Visakhapatnam, Radiation Medicine Center RMRC, Kolkata, Facility of Research in Nuclear Astrophysics at PRENA, Kolkata, Global Center for Nuclear Energy Partnership known as GCNEP at Bhadurgarh, Haryana. Similarly, at Mumbai, he has completed the construction of hostel buildings for Homi Bhabha National Institute, Mumbai, and residential buildings in Nehru Shakti Nagar, Mumbai. He is the recipient of various group achievements awards from Department of Atomic Energy, Government of India in the years 2008, 2016, 2018, and 2020 respectively for various projects and activities. Currently, Dr. Pundalik is working as Scientific Officer H at Directorate of Construction, Regional and State Management, which is popularly known as DCSE MBA in Department of Atomic Energy, at BARC, that is Bhabha Atomic Research Center, Mumbai. Thank you. Thank you very much, Dr. Manoj Saxena जी। विज्ञान भारती क्या है उसके बारे में चर्चा करते हुए, विज्ञान भारती एक स्वदेशी विज्ञान का भारतीय स्वरूप, इसका अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान जगत में योगदान, ये सब हम भारती नामक संस्था में सीखते हैं या विज्ञान भारती संस्था इन सब कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसकी कल्पना क्यों हुई, कैसे हुई, इसके पीछे एक बड़ा
बहुत बड़ा कारण था कि जब भी किसी भी विद्यार्थी से, किसी वैज्ञानिक से या किसी अन्य से भारत में कहीं भी पूछो क्या 3 वैज्ञानिकों के नाम बताइए, तो वे 3 वैज्ञानिकों के नाम बड़े उत्साह से, बड़े हर्ष से बताते थे। पर जैसे ही सुनते थे नाम उन वैज्ञानिकों के, तो मन में एक क्षोभ पैदा होता था कि सभी वैज्ञानिक क्या भारत के बाहर से ही हैं? कोई भारतीय वैज्ञानिक नहीं है क्या? या आम जनमानस, विज्ञान का विद्यार्थी, विज्ञान पढ़ने वाले, विज्ञान पढ़ चुके, कोई भी भारतीय वैज्ञानिकों का नाम क्यों नहीं लेता है? और यही पीड़ा के.आई. वासु साहब और उनकी टीम को अंदर तक विचलित कर गई और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय वैज्ञानिकों की एक मीटिंग करी और यह मीटिंग IISc बैंगलोर में हुई। 3 दिन की मीटिंग में ये लोग एक निष्कर्ष पर पहुंचे और मीटिंग के अंतिम दिन 21 अक्टूबर तो उन्होंने स्वदेशी विज्ञान जागरण मंच की स्थापना की, जो कालांतर में विज्ञान भारती के नाम से जाना जाता है। और इसका प्रमुख उद्देश्य कि हमारे प्राचीन भारतीयों ने विज्ञान में क्या क्या भूमिका अदा की। हमारे अधिकांश वैज्ञानिक प्राध्यापक रहे विभिन्न बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, न केवल भारतीय बल्कि विदेशी विश्वविद्यालयों में भी प्राध्यापक के पद पर रहे। उन्हें कई बार अपमानित भी होना पड़ा। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनको कभी और मंच से साझा करा जाएगा। ये हमारे विज्ञान भारती की स्थापना की जो वजह थी वह यही थी कि मन में टीस लगी थी हमारे वैज्ञानिकों को कि कोई भी भारतीय वैज्ञानिकों को क्यों नहीं जानता। और आज विज्ञान भारती एक सतत प्रयास से मिशन के रूप में सभी भारतीय वैज्ञानिकों को चुनकर आप सभी युवा ऊर्जा के सामने प्रस्तुत कर रही हैं। उनमें से एक है डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, जिनको न्यूक्लियर साइंटिस्ट के नाम से भी जाना जाता है और एटॉमिक एनर्जी के स्रोत के लिए वे ही सबसे पहले नाम के रूप में भारतीय वैज्ञानिक के नाम के रूप में जाने जाते हैं। तो इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, उस रूपरेखा के लिए में हमारे विज्ञान भारती के सक्रिय कार्यकर्ता, रसायन शास्त्र के प्रबुद्ध प्राध्यापक और आजकल देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में DC के पद को सुशोभित करने वाले मेरे छोटे भाई डॉक्टर राजीव दीक्षित को आमंत्रित करता हूं कि वे इस कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डालें। मंच पे आर्या जी, डॉक्टर कुंडली, DD गुप्ता जी, इलेक्ट्रिक सर प्रदीप शर्मा जी, RC दीक्षित जी, लोटी सर, इस आयोजन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी IIT इंदौर के डॉक्टर संतोष विश्वकर्मा, गुजराती महाविद्यालय के गुजराती साइंस कॉलेज के डॉक्टर वेंकट रमन, विजेंद्र राय सर, प्रमिला कोरी मैडम और अन्य शिक्षक साथीगण, सबने बड़े विस्तार से आपको इस चीज को प्रतिपादित किया कि ये आयोजन क्यों हो रहा है। मैं थोड़ा सा और इसमें ब्रीफ करना चाहूँगा। आपको मालूम है अंग्रेज इस देश में व्यापार करने आए थे ना, किसी धर्म परिवर्तन के लिए नहीं आए थे, किसी सत्ता की प्राप्ति के लिए नहीं आए थे। तो वो व्यापार थे, तो व्यापार करते करते एक ऐसी स्थिति आ गई कि उन्होंने हमारे देश में शासन भी प्रारंभ कर दिया। शासन जब उन्होंने किया तो उसके पीछे कारण यही था कि उनकी जो नॉलेज थी, उनकी जो साइंटिफिक नॉलेज थी,
उस साइंटिफिक नॉलेज को उन्होंने हमारे देश के सामने स्थापित किया और हमारे जितने प्राचीन जितनी पद्धतियां थी हमारे ज्ञान में, उनका कोई वैज्ञानिक वेरिएशन हम लोग नहीं कर पाए। चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें तो चिकित्सा में हमारी जो आयुर्वेदिक पद्धतियां थी, हालांकि उसका आज भी बहुत महत्व है। आपने देखा होगा कोरोना काल में केवल काढ़ा लोगों ने पीना चालू करा, डॉक्टर्स ने भी काढ़ा पीना चालू करा, पर इसका साइंटिफिक वैलिडेशन हमारे पास नहीं। तो अंग्रेजों ने अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को एक पावर की तरीके से यूज किया, और जब पावर आता है तो फिर हेजिमोनी भी होती है। एक फोकॉल्ट सिद्धांत है, आप लोग देखिएगा, कभी उसको पढ़िएगा, देखते फोकॉल्ट सिद्धांत, वो है नॉलेज, पावर एंड हेजिमोनी। हेजिमोनी मतलब कि किसी को अधीन कर लेना। तो उन्होंने अपने ज्ञान का उपयोग किया हमारे देश में शासन करने के लिए, और हमारे पूरे ज्ञान को, हमारी पूरी की पूरी वैज्ञानिक जो हमारी विरासत थी, इतनी समृद्ध विरासत, उसको उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ये पूरी अवैज्ञानिक है। संस्कृत भाषा एक मृत भाषा है, भारतीय लोगों की कोई ज्ञान की परंपरा नहीं है। तो ऐसी चीजें हमारे दिमाग में डाल दी गई और हमने अंग्रेजों के शासन को स्वीकार किया। अब इस चुनौती को सबसे पहले किसने समझा? हमारे देश के वैज्ञानिकों। जो अभी बात चल रही थी, प्रदीप शर्मा सर ने बताया कि जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात होती है तो राजनीतिक क्षेत्र के लोगों की बात होती है, किंतु आपको इस अमृत काल में, जो आजादी का अमृत महोत्सव है, इस समय इस चीज को आपको समझना आवश्यक है। और हमारा एक उत्तरदायित्व भी है कि हम ऐसे वैज्ञानिकों को, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तरीके से हमारे देश में स्वराज को स्थापित करने के लिए काम किया, तो सबसे पहले हमारे वैज्ञानिकों, हमारे जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक संगठन बनाया और वो इस चीज को समझ गए थे कि अंग्रेजों के यदि शासन से हमको मुक्ति चाहिए तो हमको हमारे विज्ञान को, हमारे जो प्राचीन विज्ञान है, ना सिर्फ उसको बल्कि वर्तमान जो विज्ञान है, आधुनिक जो विज्ञान है, जिसको कि गैलीलियो परंपरा को बोलते हैं, गैलीलियो परंपरा के बाद का जो विज्ञान है वो आधुनिक विज्ञान कहलाता है। तो उस विज्ञान में भी हमको अपनी एक्सीलेंस, अपनी उत्कृष्टता को सिद्ध करना पड़ेगा। तो ये काम हमारे वैज्ञानिकों ने किया, और ऐसे तमाम वैज्ञानिकों को हम लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में कभी भी याद नहीं कर पाए। हम लोग किसको स्वतंत्रता संग्राम की या देश को जो आजादी मिली उसके संबंध में ध्यान करेंगे तो हमको केवल जो महात्मा गांधी और उस क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग थे, केवल क्रांतिकारी कुछ नेता हैं, उन्हीं के नाम याद आते हैं, जबकि इसकी पूरी की पूरी पृष्ठभूमि हमारे विज्ञान के क्षेत्र के लोगों के द्वारा रची गई। आप होमी जहांगीर बाबा के बारे में देखें तो 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, 1948 में हमारे देश में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना हुई, केवल 1 साल बाद। मतलब कि हमारे वैज्ञानिकों ने कितनी मेहनत से इस देश की आजादी में अपना योगदान दिया। तो विज्ञान भारती ने ऐसे 22 वैज्ञानिक के लिए विज्ञान के क्षेत्र में जिनका योगदान था, इस व्यक्तित्वों को चयन किया और उनके जन्मदिन को पूरे देश में मनाने का निश्चय किया। भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय इस आयोजन में विज्ञान भारती के साथ है, और उनमें से 22 जो आयोजन है, उनमें से एक आयोजन होमी जहांगीर बाबा का जो कंट्रीब्यूशन था देश के लिए, उसको समझाने के लिए, नई पीढ़ी लोगों को समझाने के लिए उसका आयोजन इंदौर में होना प्रस्तावित है। एक और बड़े आश्चर्य की बात है कि इन 22 लोगों में एक नाम है स्वामी विवेकानंद का। आपने कभी स्वामी विवेकानंद के स्लोगन तो सब विद्यार्थी पढ़ते हैं, मतलब है ना, वीकनेस इज सिन, वीकनेस इज डेथ, ऐसे हमको कई सारे स्लोगन पढ़ते हैं, किंतु स्वामी विवेकानंद का विज्ञान में कितना महत्वपूर्ण योगदान था, इसको भी हमको पढ़ने की आवश्यकता है। जिस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की बात चल रही थी अभी, IISc की, जहाँ पे कि विज्ञान भारती की शुरुआत हुई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, नाम सुना है सबने? IISc जो देश का उत्कृष्ट संस्थान है, जिसकी रैंकिंग नंबर 1 आती है, NIRF जो रैंकिंग होती है वो नंबर 1 IISc की है। उसकी स्थापना हमारे भारतीय सोच के लोगों के द्वारा करी गई, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? स्वामी विवेकानंद का, जिनको कि हम स्पिरिचुअल लीडर केवल समझते हैं, किंतु उन्होंने विज्ञान इस देश में
किस तरीके से स्थापित हो, किस तरीके से हम लोग विज्ञान के क्षेत्र में सुदृढ़ हो, ताकि अंग्रेजों के शासन से हम लोग मुक्ति पा पाए। यदि आपको किसी के शासन से मुक्ति पाना है तो आपको भी उतना ही सशक्त बनना पड़ेगा। तो वो काम किसने किया? हमारे वैज्ञानिकों ने किया। तो यही इसका इस आयोजन का यही एक बेसिक इसके मूल में यही है कि हमारी नई पीढ़ी हमारे वैज्ञानिकों के स्वतंत्रता संग्राम के योगदान में उनकी जो भूमिका, इसको सब यहाँ पर जो होमी जानती बाबा उनकी तो भूमिका दो प्रकार से। उन्होंने स्वाधीनता के पहले 1930 के आसपास का हम लोग एक लेक्चर में सुन रहे थे, 30 के आसपास उन्होंने कई सारे शोध पत्र, कई सारे उन्होंने रिसर्च उन्होंने इस देश में करी। और 1947 के बाद में जो मैंने अभी आपको बताया 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना, इसके बाद में देश में जो परमाणु ऊर्जा और जो सैटेलाइट या जो स्पेस टेक्नोलॉजी थी उसके योगदान में भी उनका योगदान है। यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में भी थे और नेशन बिल्डिंग में भी उनका योगदान है। तो होमी जहांगीर बाबा ऐसे महान व्यक्तित्व थे, इनके बारे में आप लोग और अधिक नेट पे पढ़ने की कोशिश करें और आप इस चीज को पाएंगे कि हमारे वैज्ञानिकों का कितना महत्वपूर्ण योगदान था, न सिर्फ स्वतंत्रता में बल्कि इस राष्ट्र के निर्माण में भी कितना महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे साथ साथ भारत के साथ साथ एक देश और आजाद हुआ था, पाकिस्तान। पाकिस्तान में 1980 तक साइकिल भी नहीं बनती, किंतु हमारे देश की हमारी जो परंपराएं थी, उन परंपराओं में वैज्ञानिकों की जो परंपरा थी और वैज्ञानिकों का जो योगदान था वो इतना महत्वपूर्ण था कि हम लोग बहुत जल्दी 1970 में जब हम लोग सैटेलाइट छोड़ रहे थे आर्यभट्ट वगैरह, उस समय पाकिस्तान की क्या स्थिति थी आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझ आएगा। तो हमारे देश के राष्ट्र के निर्माण में भी, हमारे देश की स्वतंत्रता में भी वैज्ञानिकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और आज पुंडिक सर जो कि DRC में है, मुंबई में है, आज हम उनसे समझ पाएंगे कि उनके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल होना भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे कि होमी जहांगीर बाबा ने किस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री, किस प्रकार से उस समय के जो राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, सबके साथ में उन्होंने एक सामंजस्य स्थापित किया और हमारे देश में DRC और TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जैसे संस्थान स्थापित किए। इतने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का जन्मदिन का आयोजन हम लोग इंदौर में कर रहे हैं। आप सभी इस संबंध में और भी जानकारियां प्राप्त करें। 4 तारीख को जो कैबिनेट कार्यक्रम है उसमें भी आप लोग आमंत्रित हैं। इतना ही मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राजीव दीक्षित जी। राष्ट्र के स्वतंत्रता में केवल राजनेता या वैज्ञानिक ही नहीं, कई लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसमें चाहे सैनिकों के रास्ते को साफ करने वाले देश के सामान्य नागरिक ही क्यों न हो, वे इस भावना से राष्ट्र के इन प्रहरियों के लिए रास्ता तैयार कर देते कि इन्हें साधना न टूट जाए, तो संकट न टूट जाए। भी अनगिनत लोग हैं जिन्होंने अपने अपने योग्यता के हिसाब से, अपने अपने मन के हिसाब से राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया। अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेंद्र आर्य ये आए और अपना उद्बोधन दें। डॉक्टर राजेंद्र आर्य साहब।
याद करने की कोशिश कर रहे थे संस्कृति को याद करने की बात है या हम बाबा जी को याद करने की बात कर रहे थे, डॉक्टर बाबा को याद नहीं कर रहे, उसके नामों को याद। अब इसी क्या विशेषता थी डॉक्टर बाबा ने जो हम उन्हें याद करें, कोई तो भी देखो क्या एक स्पेशलिटी थी उनकी, यहाँ वो क्या कराते हैं उनको हम बोलते हैं या मुझे एक्सपेक्ट हम उनको बोलते हैं कि फादर आप इंडियन नेचर, तो क्यों आगे है, क्यों फादर, इसी कारण अब यही हमारी सोच में दिक्कत है, क्योंकि हम विदेशी साइंटिस्ट इनके बारे में सब जानकारी रखते हैं, परंतु हम अपने व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने हमारे नेशन में मेन रोल अदा किया उनको याद है, उन्हें मालूम हम कभी कोशिश की। डॉक्टर बाबा एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने यह सोचा कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े, जब हम चले जाएंगे तो हम कैसे आगे बढ़े। अब हम बोलते हैं कि डेवलप कंट्री और डेवलपिंग क्या हम बोलते हैं, डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री कोई एक पैरामीटर तो 4-5 है, परंतु कोई एक पैरामीटर हमें पता है कि क्यों हम बोलते हैं कि ये डेवलप कंट्री और हम डेवलप, कारण क्या है, क्या डेवलपमेंट में हमारी कमी रह गई है, क्या प्रॉब्लम है। रिसर्च वगैरह को लेकर भी बोलते हैं। एक जो पैरामीटर है हम बोलते हैं डेवलप कंट्री, वह डेवलप कंट्री इसलिए है कि उसमें पर व्यक्ति का इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन एक लिमिट से ऊपर, और हम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन एक लिमिट से नीचे पर व्यक्ति। अब कम तो भाई हम भी यूज कर सकते हैं, ऐसे काम करें यूज करें, पर क्या अवेलेबल है, टिकट की अवेलेबल नहीं है, वो हमें जनरेट करना है, और कैसे करके जनरेट। तो सबसे जो उचित माध्यम उस समय लगा डॉक्टर बाबा को वो था न्यूक्लियर। क्यों न्यूक्लियर एनर्जी हमें उचित लग रही है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल को एक लिमिट के बाद खत्म हो जाए, उसकी इसको लेके थोड़ा घूम लो और वहाँ चले जाओ और वहाँ से ऐसे कर लो पूरा इसमें। कई जो हम 4-5 परेशानियाँ देंगे, तो न्यूक्लियर को क्लीन है, ठीक है। न्यूक्लियर में अब न्यूक्लियर एनर्जी एक बार आपने मास्टरी कर ली, उसको डेवलप कर रहे हैं, कभी हम खत्म हो जाए पर एनर्जी खत्म, क्योंकि कुछ ही डेटा मॉलिक्यूल से हम लोग इतनी एनर्जी मिलती है तो संभालना मुश्किल है। मतलब जब हम रिएक्टर की बात करते हैं तो उसे एक कंट्रोल मैनर में उस रिएक्शन को हम एक कंट्रोल मैनर में चलने देते हैं, तभी वो हम उसको बिजली में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा, ब्लास्ट होगा, मतलब एटॉमिक बम बने। वो एटॉमिक बम सबसे पहले कब उपयोग में आया, अमेरिका ने जापान पर। अब ये 1945, पर क्या 1945 में विफल हुए, उसने बम तो गिरा दिया, पर क्या बिजली बना पा रहा, तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं। तो अमेरिका को उस एटॉमिक बम के बाद पहला रिएक्टर बनाने में 10 साल, पहला रिएक्टर दुनिया में बना अमेरिका बना, जहाँ पर बिजली, और हमने अपना रिएक्टर कब बनाया, 56। सो आप ये देखें, जब 55 में बिजली बनी दुनिया में बनी, तब हमें आजाद हुए बहुत ज़्यादा देश इस समय नहीं निकला, तब बाबा जी ने ये एक
संकल्प लिया कि हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। 1955 में वो प्रोजेक्ट लिया और 56 में डाल दिया। हमारे पास क्या नहीं था, इवन न्यूक्लियर फ्यूल नहीं था। वो उन्होंने अपने विदेशी दोस्तों के थ्रू खरीदा, मतलब देश ने खरीदा। पर उसके बाद जो सर्वे कंडक्ट किया गया उसमें ये पाया, हम दोनों ने ये देखा कि हमारे पास तो न्यूक्लियर है ही नहीं। जो ग्लोबल रिजर्व है हमारा, उसका 2% यूरेनियम में पाया गया और उससे हमारी दुनिया चल नहीं पाएगी। तो हमें यहाँ पढ़ाई गई तो हमें याद रखनी थी दोनों चीज़ें। और ऐसे ही जो 22 व्यक्तित्व हैं दूसरे, उन्हीं सभी के लिए भी बहुत सारी ऐसी अचीवमेंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। तभी हम अपने आत्मविश्वास को जिंदा रख पाएंगे। डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री, अब हमें जब यह इतना बड़ा प्रोग्राम चलाना है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। आज की डेट में एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना जो पावर जनरेट करता है उसमें 10,000 से 20,000 करोड़ रुपए खर्च है और इट टेक्स समथिंग लाइक 5 years 6 years टू कंप्लीट कर। तो अगर हम फास्ट एक नहीं करेंगे, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स नहीं रहेंगी, तो हम कभी भी हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उसके पीछे रहेंगे। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज जो मैं आप सब छात्रों के